नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर मैं रीट एसएसटी के नोट्स, इसके अंतर्गत इतिहास वाले नोट्स यहाँ पर मैं अभी अपलोड करना शुरू किया हूँ और इतिहास के नोट्स में यहाँ पर रेगुलर अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ और अब तक मैंने इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके अंदर हम इतिहास को पढ़ेंगे। एसएसटी के अंदर, रीट के अंदर जो इतिहास है हमारा, जो इतिहास के टॉपिक है, उन सारे टॉपिक को हम यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप शुरू से लेकर अंतिम समय तक वीडियो को जरूर देखें मित्रों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, यह देखने में हमको मिलता है कि हम जो फालतू की वीडियो होते हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती है, अच्छी बातें होती है, पढ़ाई लिखाई की बातें होती है, वो कम शेयर होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। यहाँ पर मैं बड़ी मेहनत से और नोट्स तैयार करके, पीडीएफ तैयार करके, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर नोट्स अपलोड कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो आप कम से कम इतना करने का प्रयास करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। एक छोटा भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते ये आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मेरे को ज़रूर अच्छा सुझाव दें कि मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या इसमें कमी रह रही है, ताकि मैं उसको सुधारा जा सकूँ। यदि जिज्ञासावश आपका कोई क्वेश्चन है इतिहास को लेकर, तो आप उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक हमने कल दूसरे वाले वीडियो में कर लिया था। आज हम नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं, इसके आगे का मैटर जो भी है। ठीक है, अशोक की रानियों में महादेवी, तिष्य रक्षिता तथा कारुवाकी का नाम आता है। अशोक की मुख्य रानियों में एक तो महादेवी, एक तिष्य रक्षिता और कारुवाकी का नाम आता है। ये कारुवाकी लिखा हुआ है। कई जगह पर हमको कारुवाकी भी पढ़ने को यहाँ पर मिलता है। सिंहली परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा विदिशा के श्रेष्ठी पुत्री महादेवी से उत्पन्न हुए थे। यानी कि जो अशोक के पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, ये किस रानी से उत्पन्न हुए थे? तो ये उत्पन्न हुए थे विदिशा की श्रेष्ठी पुत्री महादेवी से उत्पन्न हुए थे। अशोक के अभिलेखों में उसकी एक मात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है, जो तीवर की माता थी। ध्यान में रखना, किताबों में हमको महेंद्र और संघमित्रा की माँ का नाम कारुवाकी कई जगह पर हमको पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको यही बात ध्यान में रखना है, महेंद्र और संघमित्र जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे, उनकी माँ का नाम महादेवी था, ना कि कारुवाकी। कारुवाकी किसकी माँ थी? तीवर की। और अशोक के अभिलेखों में एकमात्र उसकी पत्नी के रूप में हमको कारुवाकी का ही उल्लेख मिलता है, बाकी रानियों का उल्लेख हमको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था वास्तविक रूप से। हालांकि उसने 273 ईस्वी में ही सत्ता प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसने अपना विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में करवाया था। कलहण के अनुसार अशोक ने कश्मीर में एक श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। वो कलहण की इस बात की जानकारी कहाँ मिलती है? कलहण की जो पुस्तक है राज तरिंगणी, इसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने जम्मू कश्मीर में एक श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध है। यानी कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और उसने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी। उस समय कलिंग का राजा कौन था? तो यहाँ पर राजा की बात करें, नंदराज यहाँ का राजा था। कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने का संकल्प ले लिया। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने दिग्विजय की नीति के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपना लिया था। तो अशोक ने दिग्विजय के नीति के स्थान पर कौन सी नीति अपनाई थी? धर्म विजय। कब अपनाई थी? 261 ईसा पूर्व में, कलिंग पर आक्रमण करने के बाद में। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है। अशोक ने
अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में। इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? अशोक के अभिलेख 13वें अभिलेख में इसकी हमको जानकारी मिलती है। अशोक के विभिन्न नाम एवं उपाधियां यहाँ पर कौन सी है देखते हैं। अशोक का व्यक्तिगत नाम मतलब अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? मास्की, गुजरा, नेतुर और उदयगोलम में। उदयगोलम भी हमको यहाँ पर ये पढ़ने को मिलता है। उदयगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। देवानाम प्रियदर्शी ये इसका एक राजकीय उपाधि थी। अशोकवर्धन पुराणों में कहा गया अशोक को। स्तंभलेख अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी? 7, और जो हमको 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। स्तंभलेख फर्स्ट अशोक के राज्याभिषेक के 26 वर्ष के बाद लिखा गया था। 26 वर्ष के बाद में लिखा गया था स्तंभलेख फर्स्ट। धम्म के पालन, सम्मान, उत्साह और आत्मनिरीक्षण द्वारा आनंद प्राप्ति का उल्लेख मिलता है स्तंभलेख फर्स्ट में। दूसरा स्तंभलेख धम्म की विशेषताओं जैसे शुभ, करुणा, उदारता, सत्यता, पुण्यवर्धक, पापनाशक आदि का उल्लेख हमको मिलता है स्तंभलेख सेकंड में। स्तंभलेख थर्ड में मनुष्य को आत्मचिंतन करके दुर्गुणों का निदान करने और सद्गुणों को अपनाने की शिक्षा का उल्लेख मिलता है स्तंभलेख थर्ड में। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि सद्गुणों की शिक्षा का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो अभिलेख 3 में। स्तंभलेख रज्जुके के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है स्तंभलेख फोर्थ में। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजुके कार्यों के या फिर कर्तव्यों का उल्लेख अशोक के किस स्तंभलेख में देखने को मिलता है? तो स्तंभलेख फोर्थ। स्तंभलेख फिफ्थ कुछ पशु पक्षियों का वध निषिद्ध एवं 25 कैदियों को मुक्त करने का वर्णन 25 कैदियों को मुक्त करने का वर्णन मिलता है स्तंभलेख 5 में। 5 करके दोनों याद में रखना है। 25 कैदियों को मुक्त करने का वर्णन मिलता है स्तंभलेख 5 में। स्तंभलेख 6 प्रजा के कल्याण एवं लाभ के लिए धम्मलिपि लिखवाने व धम्म का वर्णन मिलता है स्तंभलेख 6 में। स्तंभलेख 7 अशोक द्वारा धम्म के अनुपालन में किए गए कार्यों का वर्णन मिलता है स्तंभलेख 7 में। अशोक ने धम्म के अनुपालन के लिए क्या क्या कार्य किया, इसका उल्लेख मिलता है हमको स्तंभलेख 7 में। अशोक के 7 स्तंभलेख यहाँ पर और टोपरा, दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, रामपुरवा, लोरिया, अरराज, चंपारण, बिहार, लोरिया, नंदनगढ़, चंपारण में पाया गया है। लघु स्तंभलेख सांची, सारनाथ, रुक्मिणी, कौशाम्बी, निगाली सागर में पाया गया है। अन्य स्तंभलेख है अशोक के रुक्मिणी स्तंभलेख। इस स्तंभलेख में अशोक की लुम्बिनी यात्रा और लुम्बिनी के लोगों को कर में जो छूट दी गई थी उसका वर्णन मिलता है। अशोक ने लुम्बिनी यात्रा की, इसकी जानकारी हमको मिलती है रुक्मिणी स्तंभलेख से। और लुम्बिनी के लोगों को वहाँ कर में छूट प्रदान की, इसका उल्लेख भी हमको रुक्मिणी स्तंभलेख में ही प्राप्त होता है। निगाली सागर स्तंभलेख, यह स्तंभलेख मूलतः कपिलवस्तु में स्थित था। इस स्तंभलेख में कहा गया है कि अशोक ने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप की ऊंचाई को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया था। अशोक ने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप की ऊंचाई को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया था। इसका उल्लेख किस स्तंभलेख में मिलता है? निगाली सागर स्तंभलेख में। या फिर अशोक ने बुद्ध के किस स्तूप की ऊंचाई को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया था? तो कनक मुनि बुद्ध के स्तूप की ऊंचाई को बढ़ाकर यहाँ पर अशोक ने 2 गुना कर दिया था। अकबर ने कौशाम्बी में स्थित प्रयाग स्तंभलेख को इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है, ध्यान में रखना है, प्रयागराज। दिल्ली टोपरा तथा दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। टोपरा और दिल्ली ये दोनों अलग अलग स्तंभलेख है और इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ पर स्थापित करवाया? दिल्ली में। लघु स्तंभलेख पर अशोक की राजकीय घोषणाओं का उल्लेख मिलता है। अशोक की राजकीय घोषणाओं का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? लघु स्तंभलेख पर। ये कौन कौन से हैं? सांची रायसेन मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, कौशाम्बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, रुक्मिणी अभिलेख नेपाल से प्राप्त हुआ है और निगाली सागर
ये लेख हमको नेपाल से प्राप्त हुआ है और इलाहाबाद से लघु स्तंभ लेख मिले हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है। अशोक और बौद्ध धर्म। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। अशोक के इष्ट देव शिवजी थे। अभिलेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण की थी? तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने बुद्ध संघ और धम्म में विश्वास व्यक्त किया है। यानी कि भाब्रू शिलालेख जो कि बेराट जयपुर में है, भाब्रू शिलालेख बेराट जयपुर में है और इसी में हमको ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने बुद्ध धम्म संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है और इसी शिलालेख से हमको जानकारी मिलती है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रामाणिक रूप से जानकारी हमको भाब्रू शिलालेख से ही प्राप्त होती है। अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं था। तीसरे एवं सातवें स्तंभ लेख में अशोक ने युक्त, रज्जुक तथा प्रादेशिक नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच धर्म एवं प्रचार का उपदेश करने का आदेश दिया था। किन किन को? तीसरे एवं सातवें स्तंभ लेख में अशोक ने युक्त, राजुक और प्रादेशिक इन तीनों अधिकारियों को अशोक ने जनता के बीच में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया था। और यह जानकारी मिलती है हमको तीसरे और सातवें स्तंभ लेख में। अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बराबर की पहाड़ियों पर अशोक ने आजीविकों के लिए, जैन धर्म से संबंधित है ये, जैन आजीविकों के लिए कर्ण, चौपार, सोदामा, विष्णु झोपड़ी गुफा का निर्माण करवाया था। तो अशोक ने आजीविकों के लिए कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया? 4। कहाँ पर करवाया? बराबर की पहाड़ी में, और यह है कहाँ पर? बिहार में। पुराणों के अनुसार अशोक ने कुल 37 वर्षों तक शासन किया तथा उसके बाद में कुणाल गद्दी पर बैठा। दिव्यावदान में उसे धर्म विवरदान कहा गया है। दिव्यावदान ये क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ। और इसमें बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक को धर्म विवरदान कहा गया है। बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। मौर्य प्रशासन के बारे में देखते हैं। मौर्य प्रशासन कैसा था? मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी हमको मुख्यतः मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। इस काल में राजतंत्र का विकास हुआ तथा गणतंत्र का ह्रास हुआ। मौर्य काल में राजतंत्र का विकास हुआ और गणतंत्र का ह्रास हुआ। गणतंत्र में कमी आई, जबकि राजतंत्र जो चल रहा था उसको और अधिक यहाँ पर मजबूती मिली थी। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत प्रकृति का था, लेकिन यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सबसे सरल स्रोत है। इसके अनुसार उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्रियों के समकक्ष होते थे। सामाजिक स्थिति। कौटिल्य ने चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था को सामाजिक संरचना का आधार माना है। कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है। कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है और इन्हें म्लेच्छों से भिन्न बताया है, अलग बताया है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। स्त्रियों को पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति थी। स्त्रियां प्रायः घर के अंदर रहती थी। ऐसी स्त्रियों को कौटिल्य ने अनिष्कासनी कहा है। जो घर में रहती हो उनको कौटिल्य ने अनिष्कासनी कहा है। मैगस्थनीज ने उल्लेख किया है कि भारत में कोई दास नहीं है, जबकि ये बात गलत है। भारत में दास व्यवस्था थी, लेकिन उस समय दास लोग भी अच्छे से रहते थे। कोई बाहरी व्यक्ति यह नहीं बता सकता था अचानक से कि ये व्यक्ति दास है। यहाँ पर दास भी एक अच्छे व्यक्ति की तरह, एक घर के मेंबर की तरह ही रहता था। तो ये बात जो मैगस्थनीज ने कही है इंडिका में गलत है। भारत में दास व्यवस्था थी, दास भी थे। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं। कृषि मौर्यकालीन प्रमुख व्यवसाय था।
मौर्यकालीन प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि करना। कृषि के अंदर पशुपालन एवं व्यापार को अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। कृषि, पशुपालन, व्यापार को कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? वार्ता कहा गया है। सीता भूमि क्या होती थी? सरकारी भूमि होती थी। मौर्य प्रशासन में, मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। भूमि पर उपज का 1/4 भाग से 1/6 भाग तक कर लिया जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई का पूर्ण प्रबंधन था। राज्य की ओर से सिंचाई का पूर्ण प्रबंधन था, जिसे सेतु बंधु कहा गया है। सोहगरा और मायस्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख भी हमको यहाँ पर मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कारसारपण, पण या धारण, चांदी निर्मित सिक्के होते थे, मासक तथा काकिणी का उल्लेख किया है। मासक और ये काकिणी क्या थे? तांबे से निर्मित सिक्के, और पण, धारण, करसारपण चांदी से निर्मित सिक्के थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण देखते हैं। दुर्बल व अयोग्य उत्तराधिकारी हुए। अशोक के बाद में साम्राज्य का विभाजन हो गया। केंद्रीकृत व्यवस्था थी, इस कारण से भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। आर्थिक संकट आ गया, सांस्कृतिक समस्याएं सामने आ गई। अशोक की धार्मिक नीति भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। अशोक की अति शांतिवादिता नीति, नौकरशाही का अधिकाधिक व अनुत्तरदायी होना, वित्तीय करों की अधिकता, भौतिक संस्कृति पर प्रसार, प्रांतीय शासकों की महत्वाकांक्षा है। मौर्यकालीन कला और संस्कृति। मौर्यकालीन कला और संस्कृति। मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य के उन्नति की जो प्रक्रिया बिंबिसार से शुरू हुई, वह मौर्य राजाओं के अधीन पूर्णता को प्राप्त हो गई। प्राचीन भारत देश में प्रथम बार एक विशाल चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना हुई, और जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। साहित्य देखते हैं। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन साहित्य से मौर्यकालीन कला व संस्कृति की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है, और नायिका विहीन नाटक है ये एक प्रमुख है। इसमें कौटिल्य यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य शासन की प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि से प्रमुख जानकारी हमको मिलती है। इनसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक आदि शासकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में प्रमुख भाद्रबाहु का कल्पसूत्रु लेख तथा हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रवन है। विदेशी विवरण। क्लासिकल यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस यानी जस्टिन एंड्रोकोटस प्लूटार्क के नाम का प्रयोग किया है। यानी कि यूनानी शासकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस मतलब जस्टिन ने, और एंड्रोकोटस किसने कहा है? प्लूटार्क ने। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य था। वैसे जब आया था उस समय तो वहाँ पर गणानन था, ध्यान में रखना, मगध में। यूनानी लेखकों में मेगस्थनीज का नाम प्रमुख है, और इनकी पुस्तक इंडिका मौर्य कला व संस्कृति का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। ये अपने मूल रूप में हमको प्राप्त नहीं है इंडिका अभी। पुरातत्व। मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्व अशोक के लेखों का है। अशोक के लेखों के अलावा शक, मां सत्रम, रुद्रादमन का जूनागढ़ शिलालेख से भी हमको मौर्यकालीन कला संस्कृति बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शासन प्रबंध। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य शासन व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका से हमको प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की जानकारी हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र और इंडिका से प्राप्त होती है, जो मेगस्थनीज की पुस्तक है। पश्चिमी भारत के मौर्य प्रशासन की जानकारी हमको रुद्रादमन
के गिरनार अभिलेख से शिलालेख से प्राप्त होती है। सम्राट मौर्य काल की शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। मौर्य काल की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। सम्राट अपने कार्यों में अमात्यों, मंत्रियों, अधिकारियों से सहायता प्राप्त करता था। सम्राट अमात्यों में से मंत्री नियुक्त करता था। ये मंत्री एक छोटी उपसमिति के सदस्य थे जिसे मंत्रिण कहा गया है। मंत्रियों को मंत्रिण कहा गया है और इसमें कुल 3 या 4 सदस्य होते थे। कुछ विषय में तुरंत निर्णय लेना हो, आत्यंतिक विषय हो, उसके लिए मंत्रिण से परामर्श विमर्श किया जाता था। इनमें मंत्रिण में कौन कौन शामिल था? युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति, सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष और आदि शामिल होते थे। मंत्रिण के अलावा एक नियमित मंत्री परिषद भी थी। मंत्री परिषद के सदस्यों को वार्षिक वेतन 12,000 पर्ण प्राप्त होता था। मंत्रिण के सदस्यों को वार्षिक वेतन 48,000 पर्ण मिलता था। केंद्रीय अधिकारी देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन की विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त होती है। केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा गया है। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों यानी कि 18 विभागों का उल्लेख मिलता है और इनके अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री कहा जाता था। समाहर्ता ये राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, मतलब वर्तमान का वित्त मंत्री। पुरोहित ये प्रधान परामर्शदाता होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष का प्रमुख होता था। सेनापति युद्ध विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था और नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक राज्य के उद्योग धंधों का मुख्य निरीक्षक कौन होता था? कर्मांतिक। व्यवहारिक दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश और मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। दंडपाल सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था, दंडपाल। और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सीमा का अंत हो गया, वहाँ पर हमने किसको बैठा दिया? अंतपाल को। इस तरह से याद रख सकते हो, अंतपाल। दुर्गपाल देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक, दुर्गपाल। नागरिक और नगर का प्रमुख अधिकारी। दोवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी दोवारिक होता था। आंत्रवर्षिक अंतःपुर का अध्यक्ष आंत्रवर्षिक कहलाता था। और आठविक वन विभाग का प्रमुख अधिकारी आठविक कहलाता था। आखेट से इसको हम ले सकते हैं आखेट, और आखेट करने कहाँ जाएंगे? वन में। तो वहाँ पर कौन बैठा होगा? आठविक। आठविक कौन है? ये वन विभाग का प्रधान अधिकारी जो हमको वहाँ पर आखेट नहीं करने देगा। इसके अलावा अर्थशास्त्र में विभाग के अध्यक्ष होते थे जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से है। पण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष। बूचड़खाने मतलब जहाँ पर पशु पक्षियों को काटा जाता हो। सारे सारे पशुओं को काट दिया तो अब वहाँ पर क्या हो गया? बिल्कुल सुनसान हो गया, तो सूनाध्यक्ष। वेश्याओं का निरीक्षक गणिकाध्यक्ष, आराम से याद रह सकता है। राजकीय कृषि का अध्यक्ष सीताध्यक्ष, क्योंकि राजकीय भूमि को मौर्य काल में सीता भूमि कहा जाता था। आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष और कोष्ठागार अध्यक्ष, कोष्ठागारों का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष कटाई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष और लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व टकसाल विभाग का अध्यक्ष। गोपाध्यक्ष पशु धन विभाग का अध्यक्ष और विविताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। हम विदेश में कब जाएंगे? जब मुद्रा लग जाएगी उसके अंदर देश की, तभी हम कहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष। पत्नाध्यक्ष बंदरगाह का अध्यक्ष, आराम से याद रह सकता है। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष और देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष। अक्ष पटालाध्यक्ष महालेखाकार होता था ये, और सीएजी वर्तमान का सीएजी। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष। सीएजी का उल्लेख कहाँ मिलता है?
संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में। मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों का महत्वपूर्ण स्थान था और इसको 1000 पर्ण वार्षिक वेतन प्राप्त होता था किसे? अध्यक्षों को। इन अध्यक्षों को यूनानी लेखकों के द्वारा मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के प्रांतीय शासन में निम्न प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के प्रांतीय शासन में निम्न प्रांत थे। उत्तरापथ या उदित्य, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल था और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी हमको ध्यान में रखना है तक्षशिला। अवंती और इसकी राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग पर आक्रमण कब किया यह आपको बताना है कमेंट्स करके कि कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया था और इसकी जानकारी हमको किस स्तंभ लेख में प्राप्त होती है। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। और दक्षिणापथ इसमें दक्षिण भारत का प्रदेश शामिल था और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। मध्य देश पूरी भारत का प्रदेश शामिल था और राजधानी थी इसकी पाटलिपुत्र। इन प्रांतों के राज्यपाल प्राय राजकुल से संबंधित कुमार होते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 वार्षिक पर्ण प्राप्त होता था। वेतन। राजस्व संग्रहण के प्रधान अधिकारी को गोप कहा गया है। राजस्व संग्रहण के प्रधान अधिकारी को गोप कहा गया है मौर्य काल में। साम्राज्य का विभाजन कैसे था? साम्राज्य, फिर उसके बाद में प्रांत, फिर आहार, विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खावर्टिक, संग्रहण और ग्राम। ये सबसे छोटी इकाई थी मौर्य काल में और सबसे बड़ी साम्राज्य। प्रशासनिक अधिकारी। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, युक्त, राजुक और प्रादेशिक, और इन्हीं को अशोक ने धर्म प्रचार का जिम्मा सौंपा था, आदेश दिया था। ठीक है। अशोक के 12वें शिलालेख में 3 और अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे दम महामात्र का कार्य विभिन्न संप्रदायों के बीच में सामंजस्य बनाए रखना होता था। स्त्रीअध्यक्ष महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। ब्रजभूमिक महामात्र, ब्रजभूमिक गोचर भूमि, ब्रज में बसने वाले गोपों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। मौर्यकालीन सामाजिक दशा देखते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज में 7 वर्गों का उल्लेख किया है। दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री। मौर्यकालीन आर्थिक दशा देखते हैं। मौर्य काल में जीवन का मुख्य आधार क्या था? कृषि। मौर्य काल में गेहूं, जौ, चना, चावल, गन्ना, जिसको ईख भी बोलते हैं, तिल, सरसों, मसूर, साग आदि प्रमुख फसलें थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने प्रारंभ करवाया था तथा अशोक के राज्यपाल तुषास्प या तुपास्य ने पूर्ण करवाया था। शुरू करने का आदेश या कार्यक्रम शुरू हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर किसके द्वारा? पुष्यगुप्त के द्वारा। और फिर अशोक का जो राज्यपाल था तुषास्प, तुपास्य या फिर यवनराज, इसने इस झील का निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया था। सुदर्शन झील सुवर्णसिक्ता व पलाशिनी नदियों के संगम पर उर्जित पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान में रखना है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है। अब क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से बनती है कि सुदर्शन झील किन 2 नदियों पर स्थित है? तो सुवर्णसिक्ता और पलाशिनी, इन 2 नदियों पर सुदर्शन झील स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? उर्जित की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। मौर्य काल में भारत का बाह्य व्यापार सीरिया, मिस्र, अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत के भृगु कच्छ व सोपारा तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति बंदरगाहों से भी व्यापार होता था। सिंधु के मुहाने पर बारबेरिकम नामक एक बंदरगाह था। बारबेरिकम नामक एक बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु नदी के तट पर। प्रमुख व्यापारिक मार्ग देखते हैं। उत्तरापथ,
उत्तरावत। यह मार्ग बंगाल के समुद्र तट पर स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में पुष्कलावती तक जाता था, जिस पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कान्यकुब्ज, हस्तिनापुर, साकल, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर स्थित थे। अर्थशास्त्र के अनुसार मदुरा, अपरांत, कलिंग, काशी, बंग, वत्स, महर्षि में उच्च कोटि प्रकार के सूती वस्त्र तैयार किए जाते थे। दकुल, दुकुल श्वेत तथा चिकना वस्त्र होता था और सोम रेशमी वस्त्र, यानी कि मौर्य काल में रेशमी वस्त्र को सोम कहा जाता था और श्वेत तथा चिकने वस्त्र को दुकुल कहा जाता था। धातु कारिका उद्योग भी उन्नति पर था। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, टिन, पीतल, कांसा आदि धातुओं से अस्त्र शस्त्र व बर्तन, आभूषण, उपकरण बनाए जाते थे। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर मौर्य काल में उद्योग धंधों की संस्थाओं को क्या कहा जाता था? श्रेणी। तो मौर्य काल में उद्योग धंधों की संस्थाओं को क्या कहा जाता था? श्रेणी। ध्यान में रखना है। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणी मतलब उद्योग धंधों की संस्थाएं। 18 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। वो जातक ग्रंथ क्या है? ये जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथों को जातक ग्रंथ कहा जाता है। मौर्य काल में व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी व तांबे के बने होते थे। सोने के सिक्के को सुवर्ण व निष्क कहते थे। मौर्य काल में सोने के सिक्के को सुवर्ण व निष्क कहा जाता था। चांदी के सिक्के को कासार्पण या धरण कहते थे। तांबे के सिक्के को मासक, छोटे छोटे तांबे के सिक्के को काकणी कहते थे। तो काकणी किस प्रकार का सिक्का है? तांबे का। मासक तांबे का, कासार्पण और धरण चांदी का, और सुवर्ण और निष्क सोने का सिक्का तो होता था। कब? मौर्य काल में। मुद्राओं की जांच करने वाला अधिकारी स्पर्शदर्शक कहा जाता था। मौर्यकालीन धार्मिक दशा क्या थी? मौर्य काल के मुख्य धर्म एवं संप्रदाय वैदिक, बौद्ध, जैन, आजीविक आदि थे। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का ही अनुयायी था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। जैन धर्म ग्रहण कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में। महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई। अर्थशास्त्र में राजप्रसाद के समीप बनी हुई यज्ञशाला का उल्लेख भी मिलता है। सन्यासियों को श्रमण कहा जाता था मौर्य काल में। और मेगस्थनीज के अनुसार मंडनिस नामक सन्यासी ने अपने ज्ञान से सिकंदर को बहुत अधिक प्रभावित किया था। मंडनिस नामक सन्यासी ने सिकंदर को अपने ज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित किया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो बौद्ध धर्म को मौर्य काल में किसके शासन के दौरान राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो अशोक को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आजीव संप्रदाय की स्थापना मोखलीपुत्र गोसाल ने की थी। मोखली, यहाँ पर मखली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम मोखली पुत्र गोसाल पढ़ सकते हैं। मोखली पुत्र गोसाल पढ़ सकते हैं। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया। अशोक ने आजीविक के सन्यासियों के निवास के लिए अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में बराबर की पहाड़ियों पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर की पहाड़ियों पर सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व जोपड़ा। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नारगोजुनी पहाड़ी पर 2 गुहा विहार बनाए थे। बराबर की पहाड़ी पर नारगाजुली पहाड़ी पर गोपिका गुफा और निर्गंध से क्या तात्पर्य? जैन धर्म। निर्गंध का तात्पर्य किससे? निर्गंध का संबंध किससे? जैन धर्म से। निर्गंधों को मेगस्थनीज ने क्या कहा? नग्न साधु। निर्गंधों को मेगस्थनीज ने नग्न साधु कहा है। जैन संप्रदाय के महान आचार्य भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित किया था। अशोक का एक उत्तराधिकारी संप्रति जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म का संरक्षक था। दिव्यावदान के अनुसार निर्गंत लोग अशोक के समय में उत्तरी बंगाल के पुंड्रवर्धन प्रदेश में भी निवास करते थे।
मौर्यकालीन भाषा और साहित्य देखते हैं। मौर्यकाल में मुख्य भाषा पाली थी। अशोक ने अपने अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण करवाए थे और इसे अपनी राजभाषा बनवाया था। प्राकृत भाषा अशोक के समय पर मौर्य काल की राजकीय भाषा थी और अभिलेख भी अशोक ने प्राकृत भाषा में ही लिखवाए थे। अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है: क्रोष्टी, ब्राह्मी, अरामाइक और यूनानी। क्रोष्टी लिपि ईरानियों के प्रभाव से आई और देश के पश्चिमी उत्तर प्रदेशों तक सीमित रही। ये क्रोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, यूं और यूं लिखी जाती है। जैसे इधर से कुछ लिखता हुआ आया ABCD, तो फिर इधर से लिखता हुआ इस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा। तो दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इसे ये रेगुलर लिखी जाती है। जैसे हम यहाँ से लिख के यहाँ तक आ रहे हैं तो फिर वापस यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जबकि क्रोष्टी लिपि इधर से इधर आएंगे शुरुआत में, फिर यूं जाएंगे, फिर यूं आएंगे। मौर्य काल में संस्कृत शिक्षित समुदाय व साहित्य की भाषा थी। मौर्य काल में संस्कृत का प्रयोग कौन करते थे? शिक्षित समुदाय, जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वही संस्कृत बोलते थे। मौर्य काल के समय पर मोगली पुतिस्म ने कथावस्तु नामक अभिधम पिटक के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्य काल की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका पुस्तिका लिखी थी। किसने? मेगस्थनीज ने। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य को देखते हैं। मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग हुआ। पाषाण मतलब पत्थर के चट्टानों के टुकड़े का प्रयोग हुआ। मौर्य काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग हुआ था। अशोक को बौद्ध परंपरा से 84,000 स्तूपों का निर्माण कराने का श्रेय प्राप्त है। यहाँ पर से की जगह पर मैं लिख लो। अशोक को बौद्ध परंपरा में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराने का श्रेय प्राप्त है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और खोजा किसने था? टी फैंथलर ने खोजा था। अशोक के बृहद शिलालेख शाहबाजगढ़ी, इस शिलालेख को 1836 में जनरल कोर्ट ने खोजा था। शाहबाजगढ़ी को किसने खोजा? जनरल कोर्ट ने। कब? 1836 में। और यह पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। शाहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? पेशावर में। खोज किसने की? 1836 में। किसने? जनरल कोर्ट ने। और इसकी लिपि किसी है? खरोष्टी है। शिलालेख में मनुष्य व पशुओं के लिए अस्पताल खोलने का वर्णन मिलता है। शाहबाजगढ़ी अभिलेख, जिसकी खोज 1836 में जनरल कोर्ट ने की थी, ये खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है और इसी में मनुष्य व पशु के लिए अस्पताल खोलने का उल्लेख हमको मिलता है अशोक के द्वारा। मनसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है और मनसेहरा की लिपि खरोष्टी है, जो ईरानी व अरेमाइक से उत्पन्न हुई थी। खरोष्टी। कालसी अभिलेख उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में स्थित है और 1860 में फॉरेस्ट ने कालसी को खोजा था। यह यमुना व टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। कालसी अभिलेख किन नदियों पर स्थित है? यमुना व टोंस नदियों पर। और किस जिले में स्थित है? तो देहरादून उत्तर प्रदेश में स्थित है। वैसे सुवर्ण झील किन 2 नदियों पर स्थित है? सुवर्ण सिकता और पलासिनी। गिरनार, यहीं से रुद्रदमन तथा समुद्रगुप्त के सभी लेख मिले हैं। यहीं से रुद्रदमन व समुद्रगुप्त के भी लेख मिलते हैं। कहाँ से? गिरनार से। 1822 में कर्नल जेम्स टोड ने इन लेखों का पता लगाया था। गिरनार शिलालेख गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी पर स्थित है और इन लेखों का पता किसने लगाया था? 1822 में कर्नल जेम्स टोड ने। यह शिलालेख संभवतः सबसे सुरक्षित अवस्था में है। धौली शिलालेख, यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। धौली की 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर लेख खुदे हैं और धौली शिलालेख खोज 1837 में कीटो ने की थी। धौली का मुख्य शिलालेख राजादेश उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। जोगढ़, यह उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। जोगढ़
कहाँ पर है? उड़ीसा के गंजाम जिले में। और यह शिलालेख 3 शिलाखंडों पर उत्कीर्ण है। जोगढ़ 3 शिलाखंडों पर उत्कीर्ण है और कहाँ पर है? गंजाम जिला उड़ीसा में। इसको वाल्टर इलियट ने 1850 में खोजा था। किसको? जोगढ़ को 1825 में किसने? वाल्टर इलियट ने। एरागुडी अभिलेख आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है और इसकी खोज भूवैज्ञानिक अनुघोष ने 1929 में की थी। एरागुडी लेख में लिपि दाएं से बाएं मिलती है, जबकि अन्य सभी में बाएं से दाएं। सोपारा महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित है। एक खंडित शिला पर 8वीं शिलालेख के कुछ भाग उत्कीर्ण है। अशोक के लघु शिलालेख। ब्रह्मगिरी यह कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। बाबरू बेराट यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इसकी खोज कैप्टन भट्ट के द्वारा 1840 में की गई थी। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। कौन सा? बाबरू शिलालेख। सहसाराम यह बिहार में ओरिसे वेगलर ने खोजा है। किसको? सहसाराम को। गुजरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में और 1954 में बहादुर चंद्र दावड़ा ने गुजरा को खोजा था। गुजर को तो बहादुर होते हैं, तो बहादुर चंद्र दावड़ा ने गुजरा को खोजा कब? 1954 में। रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है और 1875 में कर्नल एलिस के भारतीय सेवक ने इसकी खोज की। मास्की रायचूर कर्नाटक जिले में स्थित है। 1915 में बीडन ने इसको खोजा था। एरागुडी हो गया, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। और राजूल मंडगिरी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। अहोरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। 1961 में प्रोफेसर शर्मा ने इसको खोजा था। गोमीवट मैसूर के कोप बल नामक स्थान के समीप स्थित है। 1931 ईस्वी में B.N. शास्त्री ने इसको खोजा था। जट्टिंग रामेश्वर कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित है। ये सब चीज़ें याद करने लायक नहीं है, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अगर लगता है ऐसा कि याद करना चाहिए तो याद कर लेना। बाकी मेरे को ये महत्वपूर्ण नहीं लगता है। जैसे ये मेरे को उदयगुल्म महत्वपूर्ण लगता है, कुछ महत्वपूर्ण है उनको आप याद कर सकते हो। मैं सारी चीज़ यहाँ पर आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ उनको। वो समझाने को चीज़ है तो उसको भी मैं समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। पाल किंगुडू गोईमठ से 4 मील की दूरी पर स्थित है और 1931 में B.N. शास्त्री ने इसको खोजा था। सारोमारो सहडोल मध्य प्रदेश में और उदयगुल्म बेलारी कर्नाटक में। क्योंकि ये उदयगुल्म में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय। शिलालेख और विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि व सामाजिक उत्सवों समारोह पर प्रतिबंध। सभी मानव मेरी संतान है का उल्लेख मिलता है। सभी मानव मेरी संतान है किस शिलालेख में कहा? अशोक ने पहले शिलालेख में। और पशु बलि, पहला पशु बलि सामाजिक उत्सव पर प्रतिबंध लगाया पहला शिलालेख में। दूसरा शिलालेख, पशु चिकित्सा मानव चिकित्सा लोक कल्याणकारी कार्य का उल्लेख मिलता है दूसरे शिलालेख में। दूसरों की ये इलाज होगा यहाँ पर, सबका, दूसरों का, अपने लिए नहीं दूसरों का, इसलिए सब जानकारी कहाँ मिलेगी? दूसरे में। तीसरा, माता पिता का सम्मान करना। राजकीय अधिकारियों, युक्त राज्यों व प्रादेशिक को प्रत्येक 5वें वर्ष में दौरा करने का आदेश। युक्त राज्यों को व प्रादेशिक अधिकारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष में राज्य का दौरा करने का आदेश अशोक ने किस शिलालेख में दिया है? तीसरे शिलालेख में। चौथा शिलालेख, धमकी नीति के द्वारा अनैतिकता तथा ब्राह्मणों एवं शरणों के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जा सके। धर्माचार के बेरिना द्वारा धर्म का उद्घोष मिलता है। 5वां शिलालेख, इसमें प्रथम बार अशोक के शासन के 10वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। इसका उल्लेख मिलता है हमको 5वें शिलालेख में। 5वें का डबल कर देना या फिर 10 का आधा कर लेना, तो 5वें शिलालेख में इसकी जानकारी हमको मिल जाएगी। मौर्यकालीन समाज व वर्ण व्यवस्था की जानकारी भी हमको 5वें शिलालेख मिलती है। वर्ण कितने? 4, तो 5वीं जानकारी मिल जाएगी। किसी प्रकार से चीज़ों को कनेक्ट करके हम याद रख सकते हैं। रटने का प्रयास नहीं करें, रटने से चीज़ें याद नहीं होगी। कनेक्ट करते हुए पढ़े चीज़ों को। छठा शिलालेख,
धम्म महामात्रों के लिए आदेश लिखे गए। धम्म महामात्रों के लिए आदेश लिखे गए हैं। छठे में अशोक ने इसमें कहा है कि राज्य कर्मचारी अधिकारी उससे किसी भी समय राज्य के कार्य के संबंध में मिल सकते हैं। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है किसमें? छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, छठे शिलालेख के अनुसार। सातवां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। सहिष्णुता 7 और 7 इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात किस शिलालेख में कही गई है? 7वें शिलालेख में। आठवां अशोक की धर्म यात्राओं की जानकारी, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का वर्णन और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख हमको 8वें शिलालेख में प्राप्त होता है। 9वां शिलालेख धम्म समारोह की जानकारी, नैतिकता पर बल दिया गया है। नैतिकता 9 नैतिकता। 10वां शिलालेख धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। राजा और उच्च अधिकारियों को आदेश है कि हर क्षण प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 11वां कब करते हैं? कोई मर जाता है तब करते हैं ना, तो उसकी पूरी व्याख्या हो जाती है वहाँ पर। तो धम्म नीति की व्याख्या यहाँ पर सिर्फ मैं याद करने के तरीके बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस प्रकार से याद किया हुआ है चीज़ों को जोड़ते हुए। 12वां शिलालेख संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता रखने का निर्देश है। वो 7वें में भी इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान में रखना है। सभी संप्रदायों को सम्मान देने की बात है। स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है 12वें शिलालेख में। इंपॉर्टेंट है, स्त्री महामात्र की चर्चा किस शिलालेख में की गई है? 12वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख इसमें युद्ध के स्थान पर धम्म विजय का आह्वान मिलता है और इसी में कलिंग आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध की जानकारी व अपराध करने वाली आर्टिक जातियों का उल्लेख भी 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है और पड़ोसी राज्य का उल्लेख भी 13वें शिलालेख से हमको प्राप्त होता है। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित किया है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के 7 स्तंभ लेख है। लोरिया नंदनगढ़ यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है और इस पर मोर का चित्र बना हुआ है। लोरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, चंपारण बिहार में, और इस पर किसका चित्र बना हुआ है? मोर का चित्र बना हुआ है। लोरिया अरराज यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरराज चंपारण बिहार में है, लेकिन लोरिया नंदनगढ़ पर मोर का चित्र बना हुआ है, लोरिया अरराज पर नहीं। दिल्ली टोपरा यह सर्वाधिक प्रसिद्ध लेख है। यह उत्तर प्रदेश सहारनपुर के खिजराबाद जिले में टोपरा नामक जगह पर दबा हुआ था। खिजराबाद जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के यहाँ पर वो दबा हुआ था टोपरा नामक स्थान पर। और फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से यह स्तंभ अशोक स्तंभ लेख दिल्ली मंगवाए और यही स्तंभ लेख फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से भी जानी जाती है। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। 7 लेख मिलते हैं टोपरा अभिलेख पर और बाकी 6 लेख मिलते हैं शेष स्तंभों पर। इस स्तंभ की लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़कर अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किस स्तंभ की? दिल्ली टोपरा स्तंभ की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। और अंग्रेजी में अनुवाद किया है। दिल्ली मेरठ यह पहले मेरठ में स्थित था, बाद में इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लगवाया था। रामपुरवा यह चंपारण बिहार में स्थित है। और प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद में लगवाया था। लघु स्तंभ लेख सांची का कहाँ पर है? रायसेन मध्य प्रदेश में, और सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, रुक्मिणी नेपाल की तराई में है। और इसमें अशोक की धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, लुम्बिनी की। इसकी जानकारी हमको रुक्मिणी अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक ने लुम्बिनी में कर कम कर दिया था, इसकी जानकारी भी हमको रुक्मिणी अभिलेख से प्राप्त होती है। निगलवा नेपाल की तराई में स्थित है और इसमें कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की जानकारी मिलती है। निगलो मतलब निगली सागर, जो हमने पीछे पढ़ लिया है, निगली सागर स्तंभ लेख। इसी में जानकारी मिलती है कि अशोक ने कनक मुनि बौद्ध के स्तूप की
ऊंचाई को दोगुना करवा दिया था। सारनाथ स्तंभलेख यह भारत का आधुनिक राष्ट्र चिन्ह माना जाता है। यह अशोक के एकात्मक स्तंभलेखों का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसमें फलक पर 4 सिंह आक्रामक मुद्रा में पीठ सटाए बैठे हुए एक दूसरे की तरफ तथा एक चक्र धारण किए हुए हैं। यह चक्र बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का सूचक माना जाता है। चक्र में 32 तीलियां जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 24 तीलियां ली गई है। ये जो चक्र है सारनाथ का, इसमें 32 तीलियां, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, उसमें 24 तीलियां ली गई है, जो कि 24 घंटे लगातार चलते रहने का संदेश देता है। क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार हो सकता है कि सारनाथ का जो स्तंभ लेख हमारा, उसमें 24 तीलियां लगी हुई है, किसका सूचक है? तो ये सूचक है 24 घंटे लगातार चलते रहने का संदेश हमको देती है। थकना नहीं है, 24 घंटे दिन रात हमको अपना काम करते रहना है। फलक के निचले भाग पर 4 पशु क्रमशः हाथी, घोड़ा, बैल व सिंह का अंकन मिलता है और प्रत्येक मध्य में एक चक्र भी है। ध्यान में रखना है, जो सारनाथ का वो है उसमें क्रमशः ये हाथी है, फिर घोड़ा है, फिर बैल है और सिंह है, और इनके प्रत्येक के बीच में क्या है? चक्र भी है। तो चक्र कितने? 3, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और पशु कितने अंकित है? 4। अशोक और स्तंभलेख। सारनाथ यूपी में 4 सिंह है, सांची में 4 सिंह है, लोरे नंदनगढ़ में सिंह व मोती चुगते हुए हंस है, संकिसा यूपी में इसमें हाथी का चिन्ह है, रामपुरा बिहार में इसमें सिंह व भेल का चिन्ह है, लोरिया अरराज बिहार में ये खंडित प्राप्त हुआ है, परंतु इतिहासकार आर पी चड्ढा के अनुसार इस पर गरुड़ का अंकन है, लोरिया अरराज पर, और लोरिया नंदनगढ़ पर मोर का। वैशाली बिहार में एक सिंह का इस पर चिन्ह बना हुआ है। कौशाम्बी प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारवा के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी व प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की जो रानी थी कारवा की, उसके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, इसलिए कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेखों को रानी का अभिलेख भी कहा गया है। लघु स्तंभ लेख में राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण होती है व गुहालेख में धार्मिक सहिष्णुता का उत्कीर्ण किया गया है। राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ लेख में, और गुहालेख में क्या है? धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है। कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर के शासन काल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। अशोक का सेरेकोना यानी कि कंधार अभिलेख ग्रीक व अरमाइक लिपि में प्राप्त हुआ है। सेरेकोना यानी कंधार अभिलेख ग्रीक व अरमाइक लिपि में हमको प्राप्त हुआ है। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, दीर्घ व लघु एवं गुहा लेखों की लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। लघु स्तंभ लेख जो कि दीर्घ व लघु दोनों है, और गुहा लेख इनकी लिपि कैसी है? ब्राह्मी। केवल शाहबाजगढ़ी व मानसेरा की लिपि खरोष्टी है, बाकी सबकी लिपि ब्राह्मी है। अशोक का सर्वाधिक छोटा अभिलेख है रुक्मिणीदेही अभिलेख, और इसका विषय कौन सा है? आर्थिक। इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। सबसे छोटा अभिलेख है रुक्मिणीदेही, और रुक्मिणीदेही का विषय क्या है? आर्थिक। स्तूप क्या है? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया व उन पर समाधियां बनाई गई। इन समाधियों को स्तूप कहा जाता है। स्तूप संस्कृत के स्तूप धातु से बना है, और जिसका अर्थ है ढेर या थुआ। ऋग्वेद में यज्ञ की अग्नि ज्वालाओं से निर्मित आकृति को स्तूप कहा गया है। ऋग्वेद में यज्ञ की अग्नि ज्वालाओं से निर्मित आकृति को स्तूप कहा गया है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध व अनुयायियों के समाधि स्थानों को स्तूप कहा गया। अशोक ने अपने शासनकाल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप सबसे विशाल व श्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विदिशा के समीप स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ पर? विदिशा, रायसेना, मध्य प्रदेश में। 1818 में सर्वप्रथम जनरल रायलेट ने इसको खोजा था। किसको? सांची स्तूप को खोज किसने और कब की? 1818 में जनरल रायलेट ने, और 1989 में इसे विश्व धरोहर की में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सांची स्तूप को 1989 में खोज हुई, 1818 में। सांची का स्तूप ईंटों का बना हुआ है। तोरण द्वार व चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगाई गई है। सारनाथ का स्तूप
इसमें तोरण द्वार सबसे अलंकृत है, ऊपर 3 छत्र है और इसमें हर्मिका जो सबसे पवित्र भाग है, हर्मिका सबसे पवित्र भाग है। इसकी छत कैसी अंडाकार है सारनाथ के स्तूप की, और तोरण द्वार इसका प्रवेश द्वार कहलाता है और प्रदक्षिणा पथ चारों ओर है। बरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और तक्षशिला स्तूप पाकिस्तान में स्थित है। बरहूत स्तूप सतना मध्य प्रदेश में और तक्षशिला स्तूप पाकिस्तान में। पिपरहरवा का स्तूप उत्तर प्रदेश में ये सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है, पिपरहरवा का स्तूप, और सबसे मोस्ट या फिर महत्वपूर्ण कौन सा, सारनाथ का। मूर्तिकला अशोक के काल में कैसी थी? अशोक स्तंभों में उत्कीर्ण पशुओं की आकृतियां मौर्य काल में मूर्तिकला का श्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। धौली उड़ीसा की हाथी मूर्ति मिलती है। दिगंबर प्रतिमा लोहानीपुर पटना बिहार, दीदारगंज पटना से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। पारखम उत्तर प्रदेश से 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है। सारनाथ के स्तंभों पर पशुओं की आकृति आदि मौर्य काल के मूर्तिकला का विशिष्ट उदाहरण है। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र पोलिब्राता गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा? पाटलिपुत्र। पोलिब्राता किसने कहा है? मैगस्थनीज ने। पाटलिपुत्र की लंबाई 80 स्टेडिया व चौड़ाई 18 स्टेडिया थी। 84 द्वार, 570 बुरुज थे। शत्रु भुजाकार नगर था। संपूर्ण नगर 4 लकड़ियों के परकोटे से घिरा हुआ था। बीच में 60 फीट गहरी व 600 फीट चौड़ी खाई की सुरक्षा थी। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहते हैं। और आकृति कैसी थी? चतुर्भुजाकार। राजप्रसाद पटना के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्हरहार में की गई खुदाई में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष व कुम्हरहार में राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक द्वारा भेजे गए प्रमुख धर्म प्रचारक। कलिंग युद्ध अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और इसको अपनी राजधानी बनाया था। कलिंग उड़ीसा में कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। कलहण की राज तरंगिणी से पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर तक था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर, नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया था। कश्मीर में श्रीनगर, नेपाल में देवपतन नगर बसाया था। साहित्य अर्थशास्त्र कौटिल्य की, चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों का नाम एक ही है। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की। और मुद्रा राक्षस कैसा है? एक नायिका विहीन नाटक है और यह भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। कौन? मुद्रा राक्षस। बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? सेमेंद्र। कथा सरित सागर के सोमदेव, महाभाष्य के पतंजलि, कल्पसूत्र के भद्रबाहु और परिशिष्ट पर्वन के हेमचंद्र। इंडिका के मेगस्थनीज और राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण। मौर्य प्रशासन में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत भी बताए जो निम्न प्रकार से है। शीर्ष पर कौन होता था? राजा, और अमात्य को राजा की आंख बताया गया। जनपद को जंगा, दुर्ग को बाह, कोष को मुख, दंड को सेना बताया गया है। अशोक के विभिन्न नाम एवं उपाधियां देखते हैं। अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक, मास्की, गुजरा, नेतुर और उदयगलम अभिलेख में प्राप्त होता है। देवानी नाम प्रिय की उपाधि ये एक राजकीय उपाधि थी। प्रियदर्शी इनका एक आधिकारिक नाम था। अशोकवर्धन पुराणों में कहा गया है। मौर्य शासन प्रबंध में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, संस्था और संचार। संस्था क्या थी? वे गुप्तचर जो एक स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर गुप्तचर का कार्य करते थे, उन कहते थे संस्था। और संचार जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर गुप्तचरी का कार्य करते थे, उनको संचार कहा जाता था। ऐसे गुप्तचर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए सूचना इकट्ठी कर राजा तक पहुंचाते थे, उन्हें संचार कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मौर्य काल पूरा हो गया है। इस वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में मौर्य काल पूरा हो गया है। ठीक है, आप दोनों वीडियो देख ले।
इसके बाद में आपको मौर्य काल से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आपको मौर्य काल में शायद मेरे हिसाब से तो कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी हम जितना पढ़े उतना कम है, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपसे फिर से आपसे यही निवेदन करूँगा, पूरे वीडियो मैंने शायद कहीं पर भी नहीं बताया होगा कि आप वीडियो को शेयर करो, वो करो, क्योंकि मेरे को ये सब मार्केटिंग करना नहीं आता है मित्रों। मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ और मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, चीज़ें मैटर यहाँ पर डाल सकता हूँ। इसके अलावा मेरे को इधर उधर की घुमावनी बातें करना मेरे को नहीं आता है। बस ये आपके ऊपर ही मैंने छोड़ा है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अंत में वीडियो का समापन में इन्हीं शब्दों के साथ में करता हूँ जैसे मैंने शुरू से लेकर अब तक किया है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।